हेलो बच्चों, आज हम लोग वैसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कम्प्लीटली 11th में है और साथ ही जो टारगेट वाले बच्चे जो कि ड्रॉपर हैं उनके लिए तो है ही। और जिस टॉपिक से 4 क्वेश्चन लगभग आता है मेंस के एग्ज़ाम में, एडवांस में भी आता है बहुत। तो उस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 5-6 चैप्टर है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, बच्चे जो खासकर 10th क्लास के होते हैं उनको वो ज्योमेट्री से बहुत ही डर लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। थोड़ा ज्योमेट्री होता भी है डिफ़िकल्ट, लेंदी, लेकिन यहाँ हमें ज्योमेट्री नहीं बल्कि पढ़ना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ही आसानी से हम प्रॉब्लम को यहाँ समझ पाते हैं। तो अगर स्टार्टिंग का पहला 2 चैप्टर अगर हमें आता है तो फिर आगे समझने में बहुत ही आसानी होगी, लेकिन अगर स्टार्टिंग के चैप्टर में प्रॉब्लम है तो फिर आगे समझना और प्रॉब्लम को बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हम लोग स्टार्ट में पहले स्ट्रेट लाइन से पहले पॉइंट्स एंड लोकस पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। वैसे अगर ज्योमेट्री टर्म्स का मतलब देखा जाए सिर्फ, तो ये 2 वर्ड्स ग्रीक वर्ड से बना है, जियो और मेट्रॉन। जियो प्लस क्या, मेट्रॉन, ये 2 वर्ड से बना है, जियो और मेट्रॉन से। जहां जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्री टर्म्स का मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। और यहां अर्थ वर्ड यूज किया गया है किसके लिए, यहां अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं है, अर्थ वर्ड कहने का मतलब है ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स में क्या सब, तो पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो ज्योमेट्री 2 ग्रीक वर्ड्स जियो और मेट्रॉन से बना हुआ है, जहां जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री टर्म्स का मतलब हो गया क्या, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, और यहां अर्थ वर्ड यूज किया गया किसके लिए, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए। तो यहां अर्थ वर्ड का मतलब किससे है, ज्योमेट्रिकल फिगर से है। और ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर में क्या सब आता है, पॉइंट, तो पॉइंट तो ये सब कोई जानता है, ये पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन,
सर्कल, यहां तक तो सबने पढ़ा है 10th क्लास में। पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो ये वो फिगर है जिसके बारे में हमें एनालिसिस करना है, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो ये बात हमने किसके बारे में किया? ज्योमेट्री में के बारे में। अब है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब? ज्योमेट्री इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, ज्योमेट्री इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। जब ज्योमेट्री को एल्जेब्रिकली हम पढ़ते हैं, ज्योमेट्री के साथ जब अलजेब्रा को मिक्स करते हैं, तो मैथमेटिक्स का वो नया ब्रांच कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और पहली बार जो ज्योमेट्री के साथ अलजेब्रा को जिन्होंने मिक्स किया वो फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट्स है कि नहीं। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन थे? रेने डेकार्ट्स। तो जिन्होंने पहली बार ज्योमेट्री के साथ अलजेब्रा को मिक्स किया और मैथमेटिक्स का वो नया ब्रांच कहलाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो फिर से एक बार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री दो वर्ड, ग्रीक वर्ड जियो और मैट्रॉन से बना हुआ है, जहां जियो का मतलब होता है अर्थ, मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। सो ज्योमेट्री टर्म्स का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। और यहां अर्थ कहने का मतलब किससे है? ज्योमेट्रिकल फिगर से। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स इंक्लूड क्या सब? पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, और साथ में जैसे ये सर्कल है वैसे इस कर्व का नाम पैराबोला, इलिप्स और फिर क्या? हाइपरबोला। तो इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें इन सारे फिगर्स के बारे में स्टडी करना है, इन सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ना है। किसके हेल्प से? अलजेब्रा के हेल्प से। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल फिगर का स्टडी करते हैं। किसके हेल्प से? अलजेब्रा के हेल्प से। तो एक छोटा सा अगर हम डेफिनेशन का बात करें, डेफिनेशन तो क्या हो गया? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about geometrical figures with the help of algebra, with the help of अलजेब्रा के हेल्प से ज्योमेट्री को पढ़ना कहलाता है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन किया। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। अब अगर सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो ये वही चैप्टर्स है। ये पहला चैप्टर हमारा है पॉइंट, दूसरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन, तीसरा चैप्टर सर्किल, चौथा है पैराबोला, पांचवा है इलिप्स, छठा क्या है? हाइपरबोला। ये वही 6 चैप्टर्स है जो हमें पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या बात करेंगे? पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट, या फिर बेसिक समझ लो। तो पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है? पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट से। पॉइंट्स एंड लोकस। फर्स्ट, पॉइंट क्या होता है और लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, ठीक है, सबने 6th क्लास 5th क्लास से पढ़ा होगा पॉइंट के बारे में कि ये ज्योमेट्री का सबसे छोटा फिगर है। ये जो पॉइंट है
शायद दिख रहा होगा, ये ज्योमेट्री का सबसे छोटा फिगर है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, जो डायमेंशन लेस है, जिसमें ना तो लेंथ है, ना ही विड्थ है और ना ही हाइट है। और हम जानते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो चूंकि इसमें डायमेंशन नहीं है, मतलब ये क्या है? डायमेंशन लेस है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर, इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल figure which is dimensionless, which is dimensionless, मतलब जिसमें कोई डायमेंशन नहीं है। पॉइंट ज्योमेट्री का सबसे छोटा फिगर है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब अगर डायमेंशन लेस कहने का क्या मतलब? जिसमें ना तो डायमेंशन का क्या मतलब? जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट को हम डायमेंशन कहते हैं, और ये तीनों जिस किसी में नहीं है, मतलब वो क्या है? डायमेंशन लेस है। जिसमें कलर नहीं होता तो कलरलेस कहते हैं, टेस्ट नहीं होता टेस्टलेस कहते हैं। तो यहाँ डायमेंशन नहीं है तो हम क्या कहेंगे? इसको डायमेंशन लेस कहेंगे। अभी पॉइंट होता है कितने तरह का? पॉइंट होता है दो तरह का, ठीक है? कौन कौन सा? एक फिक्स्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एक फिक्स्ड पॉइंट। और दूसरा होता है मूविंग पॉइंट। एक होता है फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा क्या होता है? मूविंग पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का क्या मतलब? वैसा पॉइंट जिसका पोजीशन फिक्स्ड हो प्लेन में। ये प्लेन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। वैसा पॉइंट जिसका पोजीशन फिक्स्ड हो, यानी जिसके पोजीशन में कोई चेंज ना हो, यानी जो जहां पर है वहीं पर हमेशा रहेगा। वैसा पॉइंट जिसके पोजीशन में कोई चेंज ना हो, whose position does not change in plane, whose position does not change in plane, वैसा पॉइंट जिसका पोजीशन प्लेन में चेंज ना करे, वैसे पॉइंट को क्या कहते हैं? फिक्स पॉइंट कहते हैं। और मूविंग पॉइंट का क्या मतलब? मूविंग पॉइंट का मतलब जिसका पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या होता जाए? चेंज होता जाए, जिसका पोजीशन में चेंजिंग हो जाए। देखो पहले यहां था, चेंज होके यहां आ गया, चेंज होके यहां आ गया, इस तरह से कंटिन्यू अपना डायरेक्ट पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। whose position क्या? चेंजेस। और यही जो मूविंग पॉइंट है, यही फॉर्म करता है, किस चीज को फॉर्म करता है? लोकस को फॉर्म करता है। तो पॉइंट के ही बारे में हमें पढ़ना है। हमने पहले क्या कहा कि हमें पढ़ना है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। पॉइंट के अलावे जितना भी फिगर्स है सारा पॉइंट से ही बना हुआ है। तो कैसे पॉइंट से बना हुआ है? मूविंग पॉइंट से। यानी पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ हमें स्टडी करना है तो वो है पॉइंट के बारे में, चाहे वो फिक्स स्टेट में हो या फिर मूविंग स्टेट में हो, है कि नहीं? या तो फिक्स स्टेट में हो या फिर मूविंग स्टेट में। तो आइए सब इसको समझने के लिए हम लोग बात करते हैं लोकस किसको कहते हैं। हमने बात किया पॉइंट के बारे में कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट कितने तरह का होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि लोकस क्या होता है, ठीक है? तो जब कोई मूविंग पॉइंट मूव करता है प्लेन में, ये देखो मूविंग पॉइंट प्लेन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये मूविंग पॉइंट प्लेन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूविंग पॉइंट प्लेन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूविंग पॉइंट यहां पर भी प्लेन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूव करेगा तो एक पाथ ट्रेस कर रहा है, एक रास्ता खिंचा रहा है, एक रास्ता तैयार कर रहा है। देखो यहां पर पैराबोलिक, यहां पर जिगजैग। तो पॉइंट अगर मूव करेगा, अगर कोई पॉइंट है जो प्लेन में अगर मूव करेगा तो उस पॉइंट, मूविंग पॉइंट के द्वारा एक रास्ता खिंचाएगा, एक रास्ता तैयार होगा, ठीक है? और वो तैयार जो रास्ता तैयार होगा वही रास्ता उस पॉइंट का कहलाता है क्या? लोकस कहलाता है। लेकिन हर केस में नहीं। पॉइंट मूव जब करेगा तो रास्ता तैयार होगा, रास्ता खिंचाएगा, लेकिन अगर वो पॉइंट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, नॉर्मली नहीं,
पॉइंट दो तरीके से मूव कर सकता है। एक तो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मूव करेगा, दूसरा बिना कंडीशन के मूव करेगा। जैसे यहां पर पॉइंट मूव कर रहा है और यहां पर एक कंडीशन लगा हुआ है कि पॉइंट के मूव करने का डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर भी पॉइंट मूव कर रहा है और यहां पर क्या कंडीशन लगा हुआ है कि इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। यहां भी कुछ ना कुछ कंडीशन है जिसका बात हम लोग आगे जाके करेंगे। लेकिन यहां जब पॉइंट मूव कर रहा है तो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल करते हुए, पाथ तो सब केस में बना, पॉइंट मूव करेगा तो पाथ बनेगा। तुम भी रोड पे चलते हो तो तुम्हारे पैर के द्वारा भी रोड पर चिन्ह बनता है कि नहीं बनता? हाँ बनता है। पॉइंट जब मूविंग पॉइंट है तो उसका काम ही है मूव करना, और जब पॉइंट मूव करेगा तो उसके द्वारा रास्ता तो बनेगा ही। लेकिन मूव दो तरीके से कर सकता है, एक कंडीशन को दैट इज रूल्स को फॉलो करते हुए, दूसरा बिना रूल्स को फॉलो करते हुए। तो जब रूल्स को फॉलो करते हुए कोई पॉइंट मूव करता है, ध्यान देना, रूल्स को फॉलो करते हुए मतलब ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जब कोई मूविंग पॉइंट मूव करता है, कहां, प्लेन में, और उस समय जो रास्ता बनता है, उस समय जो रास्ता खिंचाता है उस मूविंग पॉइंट के द्वारा, वही रास्ता उस पॉइंट का कहलाता है लोकस। सो डिफाइन पहले कर लेते हैं। द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग पॉइंट satisfying some geometrical condition और कंडीशंस, मतलब एक या एक से अधिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग पॉइंट, किसी मूविंग पॉइंट के द्वारा जो रास्ता खिंचाता है, लेकिन कैसे, सेटिस्फाइंग सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जब रास्ता खिंचाता है तब उस समय वो रास्ता लोकस कहलाएगा। जैसे यहां पर पॉइंट मूव कर रहा है, रास्ता खिंचाया, लेकिन कंडीशन क्या है कि पॉइंट के मूव करने का डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। पॉइंट एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहां पर जो रास्ता बना वो लोकस है। यहां भी इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां भी लोकस है, यहां भी है, लेकिन हम बात नहीं फिलहाल कर पाएंगे। और यहां कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए लोकस नहीं है, नॉट ए लोकस, बिकॉज ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग। आया समझ में? तो यहां पॉइंट कहने का मतलब फिक्स पॉइंट और लोकस कहने का मतलब पॉइंट इन मूविंग स्टेट। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो सब क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट है। और लोकस ऑफ पॉइंट का क्या मतलब, पॉइंट इन मूविंग स्टेट, है कि नहीं? लोकस ऑफ पॉइंट का क्या मतलब, पॉइंट इन मूविंग स्टेट। तो इसका मतलब जितना भी चीज हमें पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है वो पॉइंट के ही बारे में पढ़ना है, चाहे वो फिक्स स्टेट में हो या फिर मूविंग स्टेट में हो, फिक्स स्टेट में हो या फिर मूविंग स्टेट में हो। तो अब यहां बात कर लेते हैं, अगर पॉइंट के केस में, पॉइंट कहने का मतलब फिक्स पॉइंट, पॉइंट के पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है, पॉइंट्स के पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स। और लोकस अगर फिक्स है तो लोकस के केस में क्या होता है, इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन किसका, पाथ का। पॉइंट या लोकस, पॉइंट के पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट क्या बताता है, उसके पोजीशन को। पॉइंट कहने का मतलब फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट के पास कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मतलब पॉइंट फिक्स है, पॉइंट फिक्स है तो कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। अगर लोकस मतलब पाथ फिक्स है तो उसका इक्वेशन कुछ ना कुछ होगा, और अगर इक्वेशन कुछ ना कुछ दिया हुआ है तो पाथ भी फिक्स्ड होगा। तो फिलहाल हमने बात किया किसके बारे में, पॉइंट किसको कहते हैं और लोकस ऑफ पॉइंट किसको कहते हैं। और हमने देखा कि पॉइंट, जितना भी चैप्टर पढ़ना है वो सारा का सारा या तो पॉइंट है या लोकस ऑफ पॉइंट है। और हमने ये भी जाना कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, बाकी लोकस के केस में उसका इक्वेशन होता है। और 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा
कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है कि नहीं, क्या कोऑर्डिनेट होता है, नहीं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। सबने 10th क्लास में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा। तो पॉइंट के पास कोऑर्डिनेट होता है और लोकस के केस में उसके पास इक्वेशन होता है, और वो इक्वेशन किसका होता है, पाथ का। तो स्ट्रेट लाइन भी एक पाथ है, स्ट्रेट लाइन भी एक लोकस है, इसलिए उसका इक्वेशन होगा। क्लियर है। अब आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो, क्योंकि यहां तक बात हम जब कर चुके हैं कि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ बात करना है, तो वो किसका, पॉइंट का। हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसका बात करते हैं, पॉइंट का, चाहे वो फिक्स स्टेट में हो या फिर मूविंग स्टेट में हो, या तो फिक्स स्टेट में हो या फिर किस में हो, मूविंग स्टेट में हो। बात तो सिर्फ और सिर्फ होता है पॉइंट का ही, होता है कि नहीं, हाँ, पॉइंट का ही बात होता है। और पॉइंट है अगर फिक्स्ड तो कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, और अगर मूविंग है तो उस पाथ के इक्वेशन के बारे में बात करेंगे जिस पाथ पर वो पॉइंट मूव कर रहा होता है। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। जब पॉइंट के ही बारे में बात करना है तो पहले तो पॉइंट का ही स्टडी करना, ये बात तो क्लियर हो गया। स्टडी किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का। अब किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टम का जरूरत होता है, एक तरीका होता है, एक सिस्टम में हम लोग किसी वर्क को करते हैं। वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी पढ़ने के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, CS, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरह का होता है। क्या सब, एक को कहते हैं रेक्टेंगुलर, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा कहलाता है ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है रेक्टेंगुलर और दूसरा क्या होता है, ऑब्लिक। रेक्टेंगुलर किसको कहते हैं, वैसा सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस हो, कोई एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। वैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, वैसे सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, वैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल या तो 90 से छोटा हो, या फिर यहां देखो ये 90 से क्या है, छोटा है, या फिर 90 से क्या है, बड़ा हो, 90 के बराबर ना हो, वैसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, है कि नहीं। 90 से छोटा हो या 90 से बड़ा हो तो वैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहलाता है, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कहने का ये कि जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल हो वो 90 डिग्री ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दो तरह का सिस्टम है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा क्या, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग को बात जो करना हो किसके बारे में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। क्लियर है। अब अभी तक जो हमने बात किया उसमें हमने हमेशा यही कहा कि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बात करना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करना है, तो पॉइंट के बारे में, चाहे वो फिक्स स्टेट में हो या फिर मूविंग स्टेट में हो। और हमने ये भी कहा कि फिक्स्ड स्टेट में पॉइंट के पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, और मूविंग स्टेट में पॉइंट के पास क्या होता है, इक्वेशन होता है, दैट इज लोकस बनता है, और हर एक लोकस का क्या होता है, इक्वेशन होता है। मतलब मिला जुला के सिर्फ और सिर्फ हमें पॉइंट के बारे में ही स्टडी करना, पॉइंट के बारे में ही स्टडी करना है। तो पॉइंट के बारे में स्टडी करने का मतलब या तो फिक्स स्टेट में या फिर मूविंग स्टेट में, जो भी स्टेट हो, लेकिन पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे इस पेंसिल को अगर हमें एनालिसिस करना है पेंसिल का, तो पेंसिल को सामने रिप्रेजेंट करना होता है। देखो भाई ये पेंसिल है, व्हाइट कलर का है, इतना लेंथ है, इतना इसका डायमीटर है, ये स्फेरिकल सिलेंड्रिकल है, वगैरह वगैरह, इतना दिन तक देर तक चलेगा अगर बोर्ड पे लिखेंगे कंटिन्यू तो ये एनालिसिस हुआ। वैसे ही पॉइंट का स्टडी करने के लिए पहले पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। तो पहले हम आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन, एक प्लेन में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन। ये प्लेन बार बार आ रहा है, प्लेन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे आज। प्लेन किसको कहते हैं, जस्ट इसके बाद उसी का बात करेंगे। प्लेन क्या होता है, बार बार कहते हैं प्लेन प्लेन प्लेन, तो ये प्लेन क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है, एक को कहते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, कौन सा, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा कहलाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, कौन सा, पोलर रिप्रेजेंटेशन। दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक को कहते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है पोलर। कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में दो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो पूरे प्लेन को डिवाइड करता है चार इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट्स, है कि नहीं, क्वाड्रेंट कहलाता है। और कन्वेंशन ये माना गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या, फोर्थ, है कि नहीं, ये माना गया है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। और इसमें साइन तो पहले एक्स लिखते हैं, तो ये जो साइन, ये जो क्वाड्रेंट है वो एक्स के पॉजिटिव और वाई के पॉजिटिव से बाउंडेड है, इसलिए साइन क्या होगा, पहले एक्स फिर वाई। इसमें एक्स कैसा है, निगेटिव, वाई पॉजिटिव, पहले एक्स वाई फिर वाई, क्यों, ऐसा कन्वेंशन लिया गया है और ये हमारा ऑरिजिन है। इसमें एक्स भी निगेटिव, वाई भी क्या, निगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई कैसा है, निगेटिव है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का साइन देखो कैसा है, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे वाई का साइन कैसा है, निगेटिव, है कि नहीं। यानी वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव होगा तो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा तो पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो इस लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया वाई बराबर कितना, जीरो। सिमिलरली वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक्स का साइन कैसा है, निगेटिव है। तो निगेटिव से बढ़ते बढ़ते पहले जीरो पर आएगा, फिर जाएगा किसमें, पॉजिटिव में। अब यहां कोई पॉइंट अगर हम ले लेते हैं पी एक्स वाई, तो यहां एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, एब्सिसा, क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स को क्या कहते हैं, एब्सिसा, वाई को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स इज कॉल्ड क्या, एब्सिसा, ABSCISS, और y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। क्लियर है, जगह थोड़ा कम था इसीलिए बोल बोल के हमने लिख दिया, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोल के इसलिए लिखा क्योंकि जगह स्पेस कम है, शायद नहीं दिखाई दे इसलिए, वैसे स्पेलिंग तो आप लोगों को आता ही होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है जिसको कि याद रखना है, ध्यान रखिएगा। और वो पॉइंट क्या है कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट, स्टार पॉइंट, अगर कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, क्या है कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई, तो ये डिस्टेंस होगा मॉड वाई के बराबर, और ये डिस्टेंस कितना के बराबर होगा, मॉड एक्स के। ये कितना के बराबर होगा, मॉड एक्स के। ये डिस्टेंस कितना के बराबर होगा, मॉड एक्स के, यानी पी एम बराबर मॉड वाई और पी एन बराबर कितना, मॉड एक्स, परपेंडिकुलर खींचे हुए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो उसका वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मॉड वाई के बराबर होगा और वाई एक्सिस से डिस्टेंस मॉड एक्स के बराबर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेट तो माइनस में हो सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होगा। क्लियर है। अब आगे आते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में एक लाइन है जिसका नाम है इनिशियल लाइन रे, या इनिशियल लाइन, जो भी, इनिशियल रे। यहां पर एक फिक्स पॉइंट है जिसका नाम है पोल। क्या नाम है इसका, पोल। यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने लिया P, लेकिन r डिस्टेंस पर तो बहुत सारा पॉइंट होगा, इधर भी एंगल चेंज कर सकता है, तो इसका मतलब पॉइंट फिक्स नहीं होगा। सिर्फ r डिस्टेंस कहने से पॉइंट फिक्स नहीं होगा, तो इस एंगल को भी हमें कंसीडर करना होगा। ये एंगल कितना, थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा r और थीटा, r और क्या, थीटा। जहां r क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है r, और थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, थीटा पर इंक्लाइंड है, तो थीटा पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर, तो थीटा उस वेक्टर का क्या है, एंगल है। तो यहां r को हम कहते हैं रेडियस वेक्टर, r को क्या कहते हैं,
रेडियस वेक्टर, और थीटा यहां पर है उस वेक्टर का एंगल जिसका नाम है वेक्टोरियल एंगल। क्या नाम है उसका? वेक्टोरियल एंगल। पोलर रिप्रेजेंटेशन में फिर से एक बार बताते हैं, एक ये रे है जिसका नाम है इनिशियल रे, इस पर एक रेफरेंस पॉइंट है ओ जिसका नाम है पोल या ऑरिजिन, जो भी कह लें। यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, लेकिन सिर्फ आर डिस्टेंस लेने से पॉइंट फिक्स नहीं होगा, और जब तक पॉइंट फिक्स नहीं होगा तब तक हम उसका कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते। देखिए आर डिस्टेंस पर इस पे कोई भी सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट लेंगे वो आर ही डिस्टेंस पर है, तो पॉइंट को फिक्स करने के लिए उस एंगल को भी कंसीडर करना होगा। एंगल यहां पर हमने थीटा लिया, तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? आर और थीटा। जहां आर को क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर, और थीटा उस वेक्टर का एंगल है जिसका नाम है वेक्टोरियल एंगल, और जिसको हमेशा एक्सप्रेस किया था रेडियन में, एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। एक्सप्रेस्ड इन क्या? रेडियन। हमेशा लिखा जाता है रेडियन में, यहां डिग्रीज में नहीं लिखेंगे। और डिग्री और रेडियन में रिलेशन आप लोगों को पता होगा, 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन कहते हैं। 180 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग? पाई रेडियन कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसी से आगे, इसी को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि दोनों में आखिर क्या रिलेशन है। कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या रिलेशन होगा, जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। और इसके साथ हम लोग का बेसिक्स का जो पहला क्लास है वो समाप्त हो जाएगा, और फिर अगले क्लास से जस्ट समझिए बेसिक का ही पार्ट है, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अगले क्लास से हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है? कुछ और बात कर ले हम लोग। कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में दो चीज का जरूरत पड़ रहा था, एक एक्स और दूसरा क्या? वाई। क्योंकि एक कोऑर्डिनेट से पॉइंट फिक्स नहीं हो रहा था। पॉइंट को फिक्स करने के लिए दो पैरामीटर का जरूरत है, एक एक्स और दूसरा वाई। क्योंकि अगर मान लो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 बहुत सारे लाइन का होगा। ये देखो x इक्वल टू 2, अगर ये 2 है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x बराबर 2, और x बराबर 2 सिर्फ लेने से बहुत सारा पॉइंट होगा जो इस लाइन पर होगा। तो इसीलिए x सिर्फ x कोऑर्डिनेट लेने से काम नहीं चला। यहां देखो y बराबर -3, ये -3 मान लेते हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y बराबर -3, क्योंकि इस लाइन पर हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? -3 है। y कोऑर्डिनेट कितना है? -3 है। तो x बराबर 2 y एक्सिस के पैरेलल, एंड y बराबर कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल। x बराबर कांस्टेंट रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा, और y बराबर कांस्टेंट होगा तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम ये बात कर रहे हैं, जस्ट नोट पॉइंट में बात कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स को कि आर थीटा में ये P था, आर डिस्टेंस, और ये एंगल कितना? थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना था? आर थीटा था ना। यहां आर डिस्टेंस नहीं है, आर है डिस्प्लेसमेंट। आर कैन बी निगेटिव। फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो आर कैन बी निगेटिव। आर कैन बी क्या? निगेटिव। आर जो है वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। आर कैन बी निगेटिव। कैसे? मान लो ये एक पॉइंट है 5 और ये एंगल 45 डिग्री, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 कोमा कितना? π/4। 45 डिग्री मतलब π/4। अगर इसको 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो अब इसका r -5 हो गया, और थीटा का वैल्यू वही लिखाएगा कितना? थीटा का वैल्यू कितना? π/4। एक और लिख सकते हैं, ये लेंथ तो 5 हुआ, और ये एंगल अब कितना हो गया? पाई प्लस π/4, यानी कितना? पाई प्लस π/4 कितना? 5 π/4। फिर ये लेंथ तो 5 हुआ, ये एंगल कितना हुआ? पाई माइनस π/4, 3 π/4। लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब होता है तो एंगल कैसा होता है? निगेटिव। तो यहां देखो
पोलर रिप्रेजेंटेशन में एक पॉइंट के पास बहुत सारा कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, जबकि कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होता है, और जबकि पोलर रिप्रेजेंटेशन में एक पॉइंट के पास बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकस ऑफ आर थीटा इज, पहला सर्किल, आर थीटा का जो लोकस होगा सर्किल होगा, इफ आर इज कांस्टेंट। अगर आर कांस्टेंट हो तो लोकस क्या होगा, सर्किल होगा। थीटा खाली बदल रहा है, आर क्या है, कांस्टेंट है, तो सर्किल होगा। और बी स्ट्रेट लाइन होगा, कब, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इफ थीटा इज कांस्टेंट, इफ थीटा इज क्या, कांस्टेंट। आर कांस्टेंट था तो सर्किल बना, और अगर थीटा कांस्टेंट है, ये देखो सबका थीटा क्या है, सेम है, थीटा अगर कांस्टेंट है तो लोकस क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो आर थीटा का लोकस सर्किल बनेगा जब आर कांस्टेंट होगा, और स्ट्रेट लाइन बनेगा जब थीटा कांस्टेंट होगा। और हमने कहा आर यहां पर निगेटिव हो सकता है क्योंकि आर डिस्टेंस नहीं है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि दोनों में आखिर क्या रिलेशन है, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। और सिर्फ ये फार्मूला याद कर लिए एनसीईआरटी का कि ऐसा फार्मूला स्ट्रेट लाइन से उससे क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है, ये समझ लीजिए। अब रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखते हैं क्या क्या रिलेशन है। ये पॉइंट है P प्लेन में, तो ये हो गया X, ये क्या हो गया Y, और ये कितना हो गया R, ये एंगल हो गया कितना, थीटा। तो इस ट्रायंगल में कॉस्ट X इक्वल टू R कॉस थीटा, R है, ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, X बाय R, तो यहां से X बराबर क्या हो गया, R कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, Y बाय R, सो Y इक्वल टू कितना हो गया, R साइन थीटा। यानी R और थीटा अगर पता हो तो हम X और Y निकाल सकते हैं, R और थीटा अगर पता हो तो X और Y निकाल सकते हैं, मतलब पोलर में पता है तो कार्टेशियन में हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है R इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पैथागोरस से R भी निकल गया। अब थीटा के लिए क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर कितना, y बाय एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स कितना, y बाय एक्स। थीटा बराबर कितना, हम लोग पढ़े थे थोड़ा बेसिक में, तो टेन इनवर्स कितना, y बाय एक्स। यानी थीटा x और y पता है तो थीटा निकल जाएगा, x y पता है तो r निकल जाएगा। तो x y पता है तो r थीटा निकल जाएगा, और r थीटा पता है तो x y निकल जाएगा। मतलब कार्टेशियन में अगर पता है तो पोलर में निकाल सकते हैं, और पोलर में अगर पता है तो कार्टेशियन में निकाल सकते हैं। क्लियर है। लेकिन एक समस्या है कि जब थीटा 1 पॉइंट के लिए भी वही थीटा आ जाएगा, और -1 पॉइंट के लिए भी वही थीटा आएगा, तो थीटा कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मेथड टू फाइंड क्या, थीटा निकालने का क्या मेथड होगा वो देखते हैं। थीटा निकालने का जरूरत कब होगा, जब पोलर में निकालेंगे, है कि नहीं। और पोलर में कब निकालेंगे, जब कार्टेशियन में दिया रहेगा। कार्टेशियन देने का मतलब एक्स वाई दिया रहेगा, और एक्स वाई देने का मतलब क्वाड्रेंट दिया रहेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आर तो निकल ही जाएगा। मान लेते हैं एक नया वेरिएबल, लेट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाय एक्स। यहां से अल्फा निकल जाएगा कितना, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स कितना, मॉड ऑफ y बाय एक्स, मॉड ऑफ कितना, y बाय एक्स। यहां से अल्फा निकल गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना है, थीटा। हमको क्या निकालना है, थीटा। तो ये थीटा जो है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
थीटा का वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होगा तो क्या होगा, ये पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट कितना XY, तो थीटा तो यही हो जाएगा, है कि नहीं, और यही अल्फा भी होगा क्योंकि ये मॉड y है, ये मॉड x है, तो यही एंगल अल्फा होगा, तभी तो tan अल्फा बराबर हमने मॉड y बाय मॉड x लिया है, तो ये एंगल अल्फा और यही एंगल थीटा है, तो थीटा कितना के बराबर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो थीटा कितना के बराबर होगा, अल्फा के। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो देखो क्या होगा, ये मॉड y, ये मॉड x और ये एंगल कितना है हमारा थीटा, सॉरी ये एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना है अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना पाई, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू पाई, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा मॉड x, ये होगा मॉड y, ये एंगल हो जाएगा कितना अल्फा और ये एंगल कितना हो गया थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, और दूसरा क्या, ये पूरा पाई है, पाई माइनस अल्फा में माइनस लग गया, और पाई माइनस अल्फा में कितना माइनस, दैट इज माइनस पाई प्लस अल्फा। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक तो हो गया पाई प्लस अल्फा और माइनस पाई प्लस अल्फा। फोर्थ में क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो क्या होगा, ये अल्फा, ये मॉड y, ये मॉड x, है कि नहीं, और ये थीटा तो हमारा ये होगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा या माइनस अल्फा, या कितना माइनस अल्फा। तो इस तरह से अगर XY दिया रहेगा तो हम R थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और R थीटा दिया हुआ हो तो XY का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर पोलर में दिया हुआ है तो हम कार्टेशियन में निकाल सकते हैं। अब बस हम लोग थोड़ा सा ही देर पे हैं फर्स्ट क्लास से, अब इस पे कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्लास से, बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन, अगले क्लास से हम लोग बात करेंगे पहला चैप्टर पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट, जो कि ऑलरेडी हम लोग उसमें घुस चुके हैं, लेकिन उसका जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। वैसे जो पढ़ रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास इंपॉर्टेंट ही होता है और उसी के बेस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले पीछे का हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे दिक्कत है। आगे जागने से अच्छा है कि अभी से थोड़ा थोड़ा जागो। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 - 1 टू पोलर फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। 1 - 1 है, x बराबर 1 है, y का वैल्यू -1, तो r बराबर कितना होगा √x² प्लस y², दैट इज इक्वल टू कितना √2। अब थीटा के लिए tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई x 1, तो अल्फा कितना हो गया π/4 45 डिग्री, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हाँ होगा। अब प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, चूंकि 1 - 1 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो उस समय थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई माइनस अल्फा और कितना माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस π/4 और माइनस π/4, दैट इज कितना 7 π/4 और माइनस π/4। तो पॉइंट क्या हो जाएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन, √2, 7 π/4 और √2, माइनस π/4, 2 हो सकता है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हम 2 लिख सकते हैं, √2 7 π/4 और √2, माइनस π/4। ठीक है, √2, माइनस π/4। अब है कन्वर्ट टू कार्टेशियन फॉर्म। क्या है, r² = a² cos 2θ। इसको कार्टेशियन में बदलना है, मतलब किस में बदलना, r थीटा में है, हमको xy में चाहिए, तो ठीक है xy में चाहिए तो क्या क्या रिलेशन अपने पास होता है, r² = x² प्लस y² होता है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है y बाई x होता है, x बराबर r cos थीटा होता है, y इक्वल टू कितना होता है r sin थीटा।
तो हमको आर थीटा हटाना है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस 2 थीटा का बहुत सारा वैल्यू होता है, जिसमें से एक वैल्यू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक वैल्यू होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर tan थीटा कितना वाई बाय एक्स अब बाय 1 प्लस कितना वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया कैंसिल। तो इस तरह से फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पोलर आर थीटा के फॉर्म में दिया हुआ था, जिसको हमने बदला कितना एक्स और वाई के फॉर्म में। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट को जस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। कोऑर्डिनेट में क्या क्या पढ़ना है, पॉइंट क्या होता है, लोकस क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझते हुए पढ़ना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।